हेलो गाइस, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं हूँ एक नए ब्लॉग में आपके सामने। आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रखे थे, इसका आंसर मैंने नहीं किया, बट आज मैं आपके सामने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ जितना मुझसे हो पाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस थे आपके हमारे प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि मतलब वियांश के टाइम पे कैसा था, और ये न्यू वन आने वाली है उसके टाइम पे कैसा है। तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं, कुछ सब कुछ ही अलग है। तो मैं भी आपसे ये सब कुछ शेयर करूँगी, जो जो आपके सवाल थे और जो जो आप पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि भैया वियांश के टाइम पे क्या आपको सेम कंडीशन थी जो अब है। तो जी ऐसा डिफरेंट है, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है सेम, क्योंकि वियांश के टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं खाया था। इवन मैं खिचड़ी वगैरह पे ही थोड़ा बहुत रहती थी, या फिर पानी वगैरह पे, मैं ऐसे कुछ भी नहीं खाया जाता था, मैं कुछ नहीं खाती थी। आयरन की प्रॉब्लम मुझे पहले भी बहुत ज़्यादा थी। आयरन टैबलेट लेते ही मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन, चक्कर, जी घबराना और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती थी। अब जब न्यू वन के टाइम पे है तो खाना पीना मुझे अच्छा लगा है काफ़ी हद तक। कुछ दिन तक मतलब वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा, मतलब इरिटेशन, कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, और ख़ासकर बीपी। इतना ज़्यादा बीपी डाउन जो मेरा अब हो रहा है वो वियांश के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। वियांश के टाइम पे प्रॉपर स्मूथनेस चल रही थी, बस ये था कि भूख नहीं लगती थी, मैं कुछ खाती पीती नहीं थी, कमज़ोरी बहुत थी। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। बट अब जब से ये थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ है तब से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बीपी की, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन की, जिसके लिए मैं एमआर का इंजेक्शन लेती हूँ, तब 10 दिन तक चलती हूँ। तो ये कंटिन्यू रहता है। दूसरा, मुझे जो है मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हो गई हैं, आप देख सकते हैं, झाई, पिंपल्स वगैरह, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। ये सेम मेरे पर वियांश के टाइम पे भी हो गया था, इतने हिस्से में झाई वगैरह, और अभी भी सेम है। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि वियांश ने कितना टाइम लिया था। तो 9 मंथ के जब लगा था, तो अगर मैं बताऊं, वियांश के टाइम पे मुझे जो ड्यू डेट मिली थी वो थी 5 जून की, बट वियांश 20 मई को ही हो गया था। अपने आप ही वाटर बैग लीक हो गया था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। 12 घंटे की लेबर पेन में मैं रही, लेकिन उसके बाद भी ये नॉर्मल नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज मेरी वॉमिटिंग ही बंद नहीं हुई थी। वॉमिटिंग की वजह से ही ऊपर चढ़ गया था। फिर लास्ट में, एट लास्ट, अगले दिन हमें ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो सुबह का टाइम था, 3 बजे ऑपरेशन हुआ था, 3:10 पे वियांश हो गया था। तो सेम कंडीशन यहाँ पे रहती है या नहीं रहती है वो देखते हैं। नॉर्मल के चांसेस सिर्फ 1% के हैं, क्योंकि डॉक्टर का सजेशन ये है कि अगर आपका पहला बेबी सी सेक्शन से है तो दूसरा भी सी सेक्शन से होगा, क्योंकि जब हम नॉर्मल डिलीवरी पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। वो आप अपने आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए, कि अगर आप सी सेक्शन ना चाहते हुए नॉर्मल करना चाहें, इन केस अगर बेबी फंस जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर सी सेक्शन और नॉर्मल कहीं के नहीं रह पाते। तो वो हमारा डिसीजन है, या वो बेबी का डिपेंड करता है कि वो क्या करता है, किस पोजीशन में है, क्या है। अभी 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड होना बाकी है। चौथा, आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि दीदी आपको क्या सिम्टम्स लगते हैं, आप क्या सोचते हो कि आपको क्या होगा। तो देखो, वियांश के टाइम पे भी मुझे नहीं था, लेकिन इस टाइम पे भी, अब तक तो मुझे ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे बेबी बॉय हो गए, बेबी गर्ल होगा। लेकिन हाँ, मुझे हमेशा जम्पशंस ये रही कि बेबी बॉय होगा। लेकिन अब जब आगे आगे टाइम बढ़ता जा रहा है, लोगों के बारे में, लोगों की बताई बातें मैं सुन रही हूँ, कमेंट देख रही हूँ, तो और इवन मेरे हस्बैंड भी ये चाहते हैं कि वो बेबी गर्ल ही आएगी, और जो मेरे सिम्टम्स हैं वो बेबी गर्ल की ही हैं। तो देखते हैं, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि बेबी बॉय होगा, या लगता आया है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। और ड्यू डेट जो अब की हमारे यहाँ बताई है, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक की है, मतलब फेब फर्स्ट वीक तक बेबी हो जाना चाहिए, वो उसकी प्रॉपर डेट है। जो मेरी लास्ट ड्यू डेट है, डिलीवरी डेट ये है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते थे, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। और अब जो है, कौन सा महीना चल रहा है आपको, तो इट्स रनिंग आउट 8 मंथ, 8वां महीना चल रहा है, जिसके 15-16 दिन बीत चुके हैं। और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, सांस फूलना, सीढ़ियाँ में चढ़ते तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। फिर था कि बेबी पोजीशन क्या है। बेबी की पोजीशन बिल्कुल लो बर्थ है, हालांकि वियांश इतना नीचे नहीं था जितना ये वाला बेबी है। चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, कभी कभी तो बिल्कुल नॉर्मल बात हो जाती है, कुछ पता नहीं लगता। और कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि जब पैर उठाते हैं तो चला नहीं जाता। स्पेशली कहते हैं राइट साइड या राइट कूल्हे में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है,
नस चढ़ी रहती, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। ऐसा वियांश के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। अगला क्वेश्चन ये था कि आपका ये बेबी प्लान्ड है या अनप्लान्ड है? वियांश के बाद आपने प्लानिंग करी थी? तो जी ऐसा कुछ नहीं पता था हमें। इवन मुझे जब मेरे फर्स्ट पीरियड आए थे, बीच में स्किप हो गए, तो मुझे ऐसा लगा कि थायराइड लेवल शायद ज़्यादा बढ़ गया है इस वजह से। तो आफ्टर 2 मंथ जब मैंने चेक कराया, मुझे ऐसा लगा कि यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है मे बी, या स्टमक में कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि आपने किट पे चेक किया है? मैंने नहीं, ऐसा तो मैंने चेक नहीं किया, और हालांकि ऐसा कुछ होगा भी नहीं, तो ज़रूरी नहीं है। बट डॉक्टर ने कहा कि नहीं भाई, हम एक बार चेक करें, आफ्टर दैट हम कुछ आपको आंसर देंगे। तो जब उन्होंने फर्स्ट किट पे, मतलब जो प्रेगनेंसी किट होते हैं उस पर चेक किया, तो रिज़ल्ट विल बी पॉजिटिव। मतलब मैं 2 महीने प्रेग्नेंट थी, जो कि मुझे पता ही नहीं था। तो डेफिनेटली अनप्लान्ड था और मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा पहले से प्रॉब्लम्स बहुत चल रही थी, तो हमें इसे कंटिन्यू करना था। और देखो, 2 बेबी तो सबको ही चाहिए होते, आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद करना तो था ही। तो जो प्रोसेस था उसको हमने कंटिन्यू किया। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जो मैंने बहुत झेला है। इवन बॉडी पेन, और जो वियांश के टाइम पे नहीं थे, वो इस टाइम पे बहुत हद से ज़्यादा है। खाने का कभी कभी बहुत अच्छे से मन करता है, कभी कभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आयरन की सेम दिक्कत है, हालांकि इतना नीचे नहीं गया था जितना अब गया है, जो कि 10 पे है। अगर 10 से नीचे जाता है मेरा होमोग्लोबिन, तो मुझे ब्लड की नीड पड़ेगी, जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उन्होंने कहा है कि देखते हैं। इस बार थायराइड लेवल बढ़ गया है, बीपी बहुत डाउन हो गया है, होमोग्लोबिन की बहुत ही ज़्यादा रिड्यूसिंग है। 12 से अचानक से 10 पे आ जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वाला माहौल है। फिर अगला क्वेश्चन था कि मॉर्निंग सिकनेस। तो भाई मॉर्निंग सिकनेस दोनों के टाइम पे ही सेम थी, बहुत ही ज़्यादा। शुरुआत में मैंने कुछ टाइम तक मतलब गर्भ गीता वगैरह सब पढ़ ली थी इसलिए, लेकिन अब नहीं हो पाता। बेबी की जो पोजीशन है, मैंने पहले बता दी, डाउनवर्ड थी, हालांकि वियांश थोड़ा ऊपर था। और खाना पीना मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन आपका ये था कि भाई आपको क्या लगता है? तो मैंने अपना बता दिया कि अब तक तो हमें ये था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई क्या पता बेबी गर्ल हो। तो दोनों के लिए हमारा सेम सेलिब्रेशन होगा, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। ऑफ कोर्स सबकी होती है, 2 बेबी तो सबको ही चाहिए होते हैं। फिर था अगला क्वेश्चन ये कि भाई वियांश अभी छोटा है तो फिर क्यों? तो उसका मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि इट्स अ अनप्लान्ड, मुझे नहीं पता था। हालांकि हमें सब पता नहीं था, क्योंकि मैं खुद थायराइड पेशेंट हूँ। थायराइड में अक्सर पीरियड्स स्किप हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। और रीज़न सिर्फ ये होता है क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर खाने पीने में क्या था? तो देखो, वियांश के टाइम पे तो मैंने कुछ नहीं खाया था, लेकिन अब की अगर बारी की बात की जाए तो मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैंने मीठा बहुत खाया है, मुझे मीठे की क्रेविंग्स आती हैं। अच्छा लगता है जब मैं मीठा खाती हूँ। इवन मुझे चलते फिरते थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कुछ मीठा, स्पेशली मैंने वो लड्डू मंगवा के खाए हैं, लड्डू बनवाए हैं घर पे, पतीसा देसी घी वाला, ये सब मुझे बहुत फेवरेट थे मेरे, बहुत पसंद थे। 5वां महीना लगते ही तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, मैं अपने आप रूटीन वाइज खड़ी हो जाती थी कि हाँ भाई मुझे इस वक्त ये खाना है, ये खाना, अब ये भूख लग रही है, ये लग रही है। तो ऐसे कंटिन्यू था। फिर बहुतों के क्वेश्चन थे कि भाई आप प्राइवेट इलाज करा रहे हैं या सरकारी? तो भाई मैं दोनों ही करवा रही हूँ। हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी सेंटर है उस पर भी मैंने रजिस्टर करवाया हुआ है। तो पंडवाला कला जो मेरी डिस्पेंसरी पड़ती है, वहाँ पर मैं चेकअप के लिए जाती हूँ। हालांकि वहाँ उन्हें मैंने ग्लूकोज और जो बाकी के फर्स्ट टेस्ट थे वो मैंने वहीं करवाए थे। आफ्टर दैट मैंने अपना प्राइवेट करवा लिया था। दोनों वहीं मैं प्रेफर करती, क्योंकि देखो सरकारी हमारे अगर जाफ़रपुर जाते तो मेरे लिए वो बहुत दूर पड़ता है, जो मैंने सजेस्ट नहीं किया, वियांश के टाइम पे भी नहीं, अभी भी नहीं। और प्राइवेट में मैं नज़फ़गढ़ में काफ़ी फेमस है, आप जा सकते नहीं जा सकते वो आपके ऊपर है, आप गूगल कर सकते हैं। मैंने गूगल सर्च करके ही उनको सर्च किया था। बीजी क्लिनिक, डॉक्टर अर्चना, बीजी क्लिनिक, वो मेरी गायनी है, डॉक्टर हैं। तो मैं कंटिन्यू जो भी सजेशन लेना होता है, कोई भी ट्रीटमेंट या जो मेरे चेकअप होते हैं सब वो करते हैं। तो वो मेरी रेगुलर डॉक्टर हैं। वियांश के लिए होने के बाद से लेके अब तक उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दी है मैंने प्रॉपर निभाया है। लास्ट टाइम में मेरी स्टिचिंग थे तो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए थे। तो मतलब वो बिल्कुल अच्छे से हील अप हो गए थे और मैं 20 दिन के अंदर उठ गई थी। तो ऑपरेशन जो हुआ था उसका कुछ भी पता नहीं चला था।
अगला क्वेश्चन था मेरे पास रिगार्डिंग स्ट्रेच मार्क्स। तो ब्याज के टाइम पे मेरे टमी पे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए, क्योंकि मैंने 5वें महीने से ही नारियल का तेल लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि वो कंटिन्यूटी अब इस वक्त थोड़ा लेट हो पाई है। आप स्ट्रेच मार्क्स के लिए एलोवेरा जेल और नारियल का तेल ज़रूर कंटिन्यू करें। बाकी जो बाहर की क्रीम वगैरह वो आपका अपना ऑप्शन है, मुझे वो कुछ भी सूट नहीं आया। मुझे ऐसा लगता था वो वेस्टेज ऑफ मनी है। जो नारियल का तेल आपको कंफर्ट दे सकता वो कोई नहीं दे सकता। और अब भी फ़िलहाल मैं नारियल का तेल ही लगा रही हूँ। थोड़ा सा लेट लगाना शुरू किया है, लेकिन अभी देखते हैं। पर कोई भी नहीं चाहता कि लाइफ टाइम के लिए स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाए, तो क्योंकि हर चीज़ का इलाज अभी से ही है। तो बेबी बम की बात करी जाए तो भी आज के टाइम पे थोड़ा कम था, अब थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में ऑफकोर्स थोड़ा सी प्रेगनेंसी जो आपका यूट्रस होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो अभी हाल फिलहाल मैंने 7वें महीने का अल्ट्रासाउंड करवा लिया था, 3rd लेवल का हो चुका था, जिसमें बेबी बिल्कुल ओके था, नॉर्मल था। मैंने आपको दिखा दिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है ये कि फिर अगला आप लोगों का ये था कि गूंद के लड्डू आपको इस टाइम नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, उनका टाइम नहीं होता। और काफ़ी लोगों का सजेशन ये था कि आपको तिल के बनाए हुए लड्डू खाने चाहिए, या आपको तिल खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। तो भाई ये है कि हाँ, हमने गूंद के लड्डू बनाए हैं काफ़ी बार, और ये जो टाइमिंग है वो उसमें हर घर में गूंद के लड्डू बनते हैं, एक नॉर्मल चीज़ है। और ये गूंद के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हाफ़ क्वान्टिटी में डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डेज पे गूंद के लड्डू खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और रही बात अब तिल की, तिल गर्म होते हैं, आपको हेल्प करते हैं डाइजेशन में, सब लोग बता रहे थे, जो कि मुझे नहीं पता। लेकिन कोशिश करूँगी मैं कि अब तिल के लड्डू भी ज़रूर स्टार्ट कर दें। और ड्राई फ्रूट्स में डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े, जो अगर मुझे वो डाइजेस्ट होता है तो मैं ले पाती हूँ। खाने में मेरे को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया, देखो अब मुझे आयरन की कमी की वजह से पालक वगैरह बहुत ज़्यादा बताए गए थे, लेकिन जब मैं पालक खा लेती हूँ उसके बाद तो मुझे पूरी परेशानियाँ होती हैं। मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ, अजीब सी बेचैनी रहती है, मन बड़ा भारी और बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं। तो आयरन की जो भी चीज़ें हैं वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। इवन मैंने गोली ट्राई करी, सिरप ट्राई करी, लेकिन नहीं। तो आयरन डेफिशिएंसी चलती आ रही, जो कि बहुत ही गलत बात है। कोशिश करी है मैंने उसको। और विटामिन डी के लिए मैंने स्पेशली जो बॉटल्स आती हैं 70-80 की एक बॉटल आती है, उसमें इतनी सा लिक्विड होता है, वाटर बॉटल मतलब बॉटल में इतना ही लिक्विड होता है, इतनी ही दवाई होती है, 1 स्पून की जितनी। वो मैं ट्राई कर रही हूँ, विटामिन डी का लेवल ठीक हो जाए इसलिए। और दूसरा अगर मैं फ्रूट्स में बात करूँ तो मैंने एप्पल बहुत ज़्यादा मतलब प्रीफर किया है। एप्पल मैंने बहुत खाया, बाकी का ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स थी कि मुझे ये खाना। इवन बनाना भी मैंने टच नहीं किया है। और जो सबसे ज़्यादा मैंने खाना पीना प्रेफर किया है वो था गुड़। गुड़ मुझे बहुत अच्छा लगा खाने में। सिंपल सब्जी, हालांकि मुझे कढ़ी इतनी पसंद नहीं है, साग इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है। सिंपल सब्जी मैंने काफ़ी प्रेफर करी। और सबसे पहले जो शुरू के कुछ महीने थे उसमें तो मैंने सिर्फ चटनी खाई है। मुझे सिर्फ चटनी ही चाहिए होती, चाहे मैंने मटर पनीर बना रखा है चाहे कुछ बना रखा है, मैंने चटनी ही खाई है। पहले 5-6 महीने मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल, मैं रसोई में नहीं जा सकती थी, स्मेल चढ़ती थी, सर में दर्द होता था, चक्कर आते थे। मतलब अगर मैं कोई छौंक लगा रही हूँ तो मुझे वॉमिटिंग होनी ही होनी है। और उसके बाद मेरा खाना पीने का कुछ भी मन नहीं करता था, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि मैं कुछ खा लूँ। तो वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा इशू है, मॉर्निंग सिकनेस का बहुत ज़्यादा इशू है। हालांकि ऐसी काफ़ी गर्ल्स हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं आई, वो ईज़िली खा लेती हैं, पी लेती हैं। 7 मंथ तक मैं बिल्कुल एक्टिव थी, सब कुछ था, लेकिन आफ्टर 8 मंथ, जैसे 8 मंथ स्टार्ट हुआ, पोजीशन ज़्यादा ही लो हो गई है मेरे हिसाब से। मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मैं अब एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, ना मैं कर पाती हूँ। इवन मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, बेचैनी इतनी ज़्यादा रहती है, सांस बहुत ज़्यादा फूली रहती है, तो रात में मैं सो नहीं पाती, रूटीन मेरा बनता नहीं है। इवन मेरा बेटा भी रात के 2-2 बजे तक नहीं तो सोता है ना सोने देता है, तो वो प्रॉब्लम भी साथ चल रही है। तो फिज़िकल एक्टिविटी में मैं वॉक पे थोड़ा बहुत अगर जा पाई तो जा पाई, अदरवाइज़ 8 मंथ में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हालांकि 7 मंथ तक मैं अपने इवेंट्स वगैरह में भी एक्टिव थी, जो मैंने अब स्किप कर दिए हैं, बिल्कुल छोड़ दिए हैं, अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और अगर डिलीवरी नॉर्मल होती है तो 1 महीना बहुत होता है, इनफ होता है। और अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो मेरे हिसाब से 1.5 महीना आपको ज़रूर रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर खाना खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और थोड़ी थोड़ी सिप करके पानी पीना चाहिए। ये एक बहुत बेस्ट तरीका है अपने आप को रिकवर करने का।
बेबी जो बम्प रह जाता है क्योंकि बाहरीपन उतना ही रहता है, उसके लिए तो डॉक्टर आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर देते हैं कि बेल्ट लगाइए, कपड़ा लगाइए। आपको एकदम से ही वेट पे ध्यान नहीं देना, वेट कम नहीं करना है, आपको धीरे धीरे धीरे। तो वेट गेन अगर मैं बात करूँ कि वेट गेन कितना हुआ है, तो एक नॉर्मल वेट गेन है, ज़्यादा एक्सेस में मेरा वेट गेन नहीं हुआ है। हालांकि मेरे फेस पे काफ़ी डलनेस और काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना रफनेस है, काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हैं और फेस के ना जो ग्लो है वो नहीं रहा। ये इस बेबी कंडीशन की वजह से है। और ग्रोथ वैसे आपको 10 किलो 8 से 10 किलो तक बढ़ाना होता है, तो ऑलमोस्ट मेरा भी 7 से 8 केजी ही वज़न इंक्रीज़ हुआ है, वो भी खींच खाच के, इतना खास वज़न मेरा नहीं बढ़ा। ठीक है। और जितने भी मुझे क्वेश्चंस थे याद, वो मैंने सब शेयर करें। आपको अगर और कोई क्वेश्चन पूछना है तो फिर से आज मुझे स्टोरी पे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, सबके आंसर दूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब अपनी इतना प्यार केयर और मतलब अटेंशन देते हैं और मुझे बहुत अच्छे से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि दीदी ये बता दो, ये बता दो, बहुत अच्छे लगते हो। उसके लिए थैंक यू सो मच यार।